Everyone, you are welcome to Best Notes tutorial, and in this video we are going to talk about the age of Dr. Johnson. Age of Dr. Johnson starts with 1750 and ends with 1798. We know after this we call the age romanticism, and in previous video we have gone through this. The main characteristics of the एज, अगर हम इनकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एज की उसके बारे में बात करें, सो डिक्लाइन ऑफ द पार्टी फ्यूड, इसमें हमें पार्टी फ्यूड जो विक्स एंड टॉरी हमें इससे पहले देखने को मिलते हैं वो अब नहीं देखने को मिलेगा. राइवलरी बिटवीन द विक्स एंड टॉरीज, जो कि मैंने अभी आप लोगों को कहा, और विक्स एंड टॉरीज के बारे में हम दूसरे उसमें वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं. द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज द क्लाइमैक्स टू अ लॉन्ग एंड डीपली डिफ्यूज्ड unrest. Revolutionary ideas give birth to democratic and humanitarian feelings. अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसने कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक एक और ह्यूमैनिटेरियन फीलिंग्स को बढ़ावा दिया था. और जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ कि जैसा कोई टाइम ड्यूरेशन चल रहा होता है, ठीक है, कोई टाइम चल रहा है तो उसी टाइम पे कोई राइटर है, वो राइटर कैसा फील करेगा उस टाइम के बारे में और उसकी पर्सनल जो लाइफ है वो कैसे चल रही है. जैसे आप देखेंगे कि शैली या कीट्स के देखेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उनके ब्रदर या किसी की डेथ हो रही है, यंग जनरेशन जो थी वो उनकी डेथ हो रही है, तो वो उस तरह से लिख रहे हैं, सैड एंड पेंसिव मूड में लिख रहे हैं. तो आप लोग धीरे धीरे ये चीज़ फील करने की कोशिश कीजिए कि राइटर की जो जब हम बात करते हैं कि लाइफ पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वर्ड्सवर्थ की लाइफ किस तरह थी, वो कहाँ पर थे, क्यों थे, उनकी लाइफ में किस तरह के एक्सपीरियंस थे, उस तरह से वो लिखने की कोशिश करते हैं. तो हर राइटर की जो सोशल लाइफ है या उनकी अपनी लाइफ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, या उस एज में क्या चल रहा होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. तो इसी चीज़ से को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें याद हो जाएंगी. रेनेसा ऑफ लर्निंग, a mild renaissance was witnessed by they studied archaic forms and old writers like Chaucer, Milton, Shakespeare, बिशप पर्सिस रेलिक्स. तो हम देखेंगे कि जो रेनेसा ऑफ लर्निंग भी हम इसको कह सकते हैं, रिबर्थ ऑफ लर्निंग भी कह सकते हैं. और क्योंकि उस टाइम पे वो काफ़ी चीज़ों को स्टडी कर रहे थे, ओल्ड राइटर्स को भी स्टडी कर रहे थे. ओके, द न्यू रियलिज्म. In the novels of Richardson, we find the microscopic analysis and realistic. इसे थोड़ा सा क्लीन होने देते हैं and then we will be just moving around. So here the new realism भी देखने को मिल रहा था. In the novels of Richardson, we find microscopic analysis and reality's portrayal of the character and feelings never spares his readers the sordid realities of life. तो जो फील्डिंग है वो बिल्कुल लाइफ के बारे में लिख रहे हैं जैसा दिखाई दे रहा है. जब हम रियलिज्म की बात करते हैं तो हम इसमें रियल कौन सा है, रियलिटीज़ ऑफ लाइफ की बात हो रही है, कोई भी फैंसी चीज़ नहीं, जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है उस चीज़ को वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं. देन वी कैन टॉक अबाउट सम मोर here, the rise of middle class. In this way we will see. So rise of middle class, तो इस टाइम पे जो मिडिल क्लास थी उसमें हमें राइज देखने को मिलता है. द फ्यूजन स्टार्टेड इन द एज ऑफ पोप एंड एरिस्टोक्रेसी प्लस मिडिल क्लास वॉज वी कैन से कंप्लीट इन दिस एज. तो एरिस्टोक्रेसी और जो मिडिल क्लास थी वो लोग इसमें फ्यूज़न उसमें देखने को मिला. और आगे चलेंगे, दे आर वेरी ऑफ लॉन्ग कंटिन्यूड आर्टिफिशियलिटी, और इस टाइम तक बहुत ज़्यादा जो आर्टिफिशियलिटी थी वो चल रही थी तो उससे वो लोग बोर हो चुके थे. एंड द लॉन्ग रिप्रेस्ड इमोशंस वर नाउ रीइंस्टेटेड, और जो इमोशंस अंदर दबे हुए थे जस्ट बिकॉज ऑफ दे वर फीलिंग दैट पोइट्स एंड राइटर्स जो थे उस टाइम पे वो फील कर रहे थे, वो रिप्रेस्ड जो उनके इमोशंस थे लिखने के लिए, जो लिखना चाहते थे, लेकिन क्योंकि ऑगस्टन्स की वजह से वो लिख नहीं पा रहे थे, ऑगस्टन राइटर्स, बिकॉज दे वर रूल बाउंड, वो चाहते थे कि रूल के हिसाब से लिखा जाए. द ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट, तो इस टाइम पे हमें ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट देखने को मिलती है. पीपल बिकेम फेमिलियर विद द नोशन ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड ब्रदरहुड. The philosophy of Rousseau and French Revolution popularized the democratic ideals. और जो रूसो की philosophy थी या फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज़ थे
इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, ये जो उनके आइडियाज़ थे वो कहीं ना कहीं हमें वर्क्स में दिखाई दे दिए। एन एज ऑफ ट्रांजिशन, और ये एक ट्रांजिशन की एज थी। An age of transition, we find some poets like Dr Jonson and Goldsmith, ये जो थे ये ऑगस्टन्स को फॉलो कर रहे थे, मीन्स ये रूल बम्प लिख रहे थे, रूल्स को फॉलो कर रहे थे। एंड ब्लेक एंड बर्न्स हु हेराल्ड न्यू एज ऑफ रोमांटिसिज्म, और ब्लेक को प्रिकर्सर माना जाता है, बर्न्स को प्रिकर्सर माना जाता है। ओके वो लोग क्या कर रहे थे, रोमांटिसिज्म की तरफ चल रहे थे, मीन्स वो फीलिंग को इम्पोर्टेंस दे रहे थे। और जो जॉनसन हो गया या गोल्ड स्मिथ थे, ये रूल्स को इम्पोर्टेंस दे रखे थे। ग्रे एंड कॉलिंस हु आर ट्रू ट्रांजिशनल पोइट, दे शेयर बोथ द रोमांटिक एंड क्लासिक कैरेक्टर्स। तो ग्रे और कॉलिंस को ट्रांजिशनल पोइट माना जाता है। अब ट्रांजिशनल एज सिंपली क्या होती है, ट्रांजिशनल एज जो है वो बीच की एज होती है। ओके तो आप ऑगस्टन एज थी इससे पहले, और फिर रोमांटिक एज आती है, ठीक है, डॉक्टर जॉनसन की। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये पीरियड क्या है, इसमें हमें ऑगस्टन वाली क्वालिटीज़ भी देखने को मिल रही है, रोमांटिसिज्म वाली भी देखने को मिलती है, तो इसलिए इसे ट्रांजिशनल एज कहा जाता है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, अगर हम ऑगस्टन पोइट्स की बात करें, ही वॉज बॉर्न इन 1709 एंड डाइड इन 1784, एंड स्मॉलेट कॉल्ड हिम द ग्रेट चार्म ऑफ लिटरेचर। तो स्मॉलेट ने उनको ग्रेट चार्म ऑफ लिटरेचर कहा था। 1738 पब्लिश्ड पोएम कॉल्ड लंदन, एंड ही वर्कड फॉर केव्स मैगजीन, और उन्होंने केव्स मैगजीन के लिए भी वर्क किया था। एक डिक्शनरी उनकी पब्लिश हुई थी जो कि 55 में, जो 47 से 55 तक उन्होंने इसे लिखा था। वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस उनका इंपॉर्टेंट वर्क है, 1749 में, एरेन 1749 में पब्लिश हुआ था। पीरियडिकल्स जिसके लिए उन्होंने काम किया था, दैट वाज द रैम्बलर, एंड टू अदर सीरीज, द एडवेंचर एंड द इडलर। तो उन्होंने रैम्बलर, इडलर और एडवेंचर के लिए भी काम किया था। रेस्टलेस उनका एक वर्क है, इट्स डायडेक्टिक टेल, 1759 में पब्लिश हुआ था। डायडेक्टिक जहाँ पे भी वर्ड आता है उसे आप ये मान के चलिए कि इट वाज रिलेटेड टू मॉरल स्टोरीज, उसमें कुछ ना कुछ मॉरल स्टोरी होती है। उनका एक फेमस वर्क है, द लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स विद critical observation of their works, 71 to 81, and some important notes on his poetry. His two poems, London and Vanity of Human Wishes, belongs to the neoclassical school of poetry. तो जो neoclassical, जब हम neoclassical वर्ड का मतलब वर्ड यूज करते हैं तो न्यू मीन्स होता है नया, और क्लासिकल का मतलब होता है कि जो क्लासिक्स की तरह लिखते हैं, ठीक है। क्लासिक्स जैसे होमर का कोई वर्क हो गया, ओके, पेट्रार्क का कोई वर्क हो गया, उनको फॉलो करना जो करते हैं उन्हें हम क्लासिक कहते हैं। सो न्यू क्लासिक मीन्स जो नए हैं और ख़ुद को क्लासिकल मानते हैं, इन्हीं को शूडो क्लासिक भी कहा जाता है। द पोएम वर फुल ऑफ हेरोइक कपलेट एंड पर्सोनिफिकेशन। उनकी जो पोएम थी उसमें हेरोइक कपलेट और पर्सोनिफिकेशन में देखने को मिलता है। वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस इज रिटन इन इमिटेशन ऑफ द 10th सटायर ऑफ जुवेनाइल। तो जुवेनाइल जो हैं वो एक क्लासिक राइटर हैं, तो उन्होंने 10th सटायर जो था उस पर डिपेंड वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस लिखा था। उसके अलावा चर्चिल आते हैं 31 to 64, बेस्ट वर्क द रोसियार्ड। तो रोसियार्ड मॉडल्ड ऑन डंसियार्ड, तो उन्होंने डंसियार्ड पे ये लिखा था, ही वॉज सटायरिस्ट, उन्होंने ये सटायर के तौर पे लिखा था। सटायर ऑन चीप सोशल एंड पॉलिटिकल फिगर्स ऑफ दैट टाइम। तो उन्होंने जो ट्रांजिशन एज ऑफ जॉनसन के टाइम पे जो पॉलिटिकल फिगर्स थे उन पे ये रोसियार्ड लिखा था, डंसियार्ड को कॉपी करके। एमिनेंट पॉइंट ऑफ ट्रांजिशनल पीरियड, जैसे कि हमने और पॉइंट्स देखे, सो वी हैव हियर Joms Thompson. He wrote a poem Liberty, 35 to 36, a long poem, blank verse. It was written in blank verse. First to bring new notes, and his first work is Seasons, written in blank verse, 1726. The Castle of Indolence, 1748, and it was written in Spencerian Stranger. Thomas Gray, 1716 to 71, and his first period, Hymn to Adversity, Odes to Spring, on the Distant Prospect of Eton College, ये उनके क्लासिक
work थे. And the second period is the elegy written in a country churchyard in 1751 and use of nature. Here we see, and this is a very famous work by Thomas Gray. Graveyard poetry भी इसको कहा जाता है. And two odes he also wrote, the process of poesy and the bard. Next third period, romantic interest, the fatal sisters and the descendant of Odin, ये उनके वर्क हैं. William Collins, he also wrote some odes to simplicity, to fear, to the passions, ode to evening. And some of his works are on Thompson. He wrote इन योंडर ग्रेव ड्रूड लाइज, ये उन्होंने थॉमसन के लिए लिखा था, अपने हम कह सकते हैं टॉमसन के लिए, सॉरी, समटाइम्स इट इज़ रिटन एज थॉमसन. विलियम कॉलिंस, हिज इलेजी इज हाउ स्लीप द ब्रेव, हाउ स्लीप द ब्रेव, और उनका इन योंडर ग्रेव ड्रूड लाइज, ये उनका वर्क है. एंड फर्स्ट वर्क वॉज ओरिएंटल ecologues and mechanical couplet plus romantic feelings were there. That's why Collins को हम कह सकते हैं कि जो मेन जो ब्लेक थे या कॉलिंस थे, दो पोइट, उनको अर्ली रोमांटिक्स भी कहा जाता है. Oliver Goldsmith, about his youth's deserted village, he wrote 1770. Elegy on the death of Mad Dog, it is also asked in several exams. And first poem was The Traveller. It was written in heroic couplet, and he wrote about the places he traveled in 1764, and The Hermit is his work. Here we have some more. William Cowper, first volume was The Progress of Error, Truth and Table Talk, Bond with Classics. And God made the country and man made the town, ये उनकी famous quotation है. God moves to mysterious ways, God moves in a mysterious ways, ये भी इनकी quotation है. He is the most important figure between Pope and Wordsworth. और जो कॉपर है वो पोप एंड वर्ड्सवर्थ के बीच अगर हम कहें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फिगर होते हैं. दी टास्क ही रोट, लॉन्गेस्ट एंड फाइनेस्ट पोएम ही रोट. transition there was translation of Homer in 1791. उन्होंने होमर की ट्रांसलेशन भी की थी कुछ वर्क्स की. एंड नेक्स्ट वन इज जॉर्ज क्रैब, द लिबर्टी, हिज वर्क्स आर, पोएम्स आर द लिबर्टी, द विलेज, द बरो, टेल्स, and these are his works. And next is क्राइस्टोफर स्मार्ट, सॉन्ग्स ऑफ डेविड. तो इनके कुछ ही वर्क हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं. विलियम सेंस्टोन, लेविटीज और पीसेस ऑफ ह्यूमर, द सेकंड मिस्ट्रेस. नेक्स्ट वन इज Mark Akenside, political satire. He wrote an epistle to Curian on Augustan tradition. तो उन्होंने Augustan tradition पे ये satire लिखा था. And his best known poem is The Pleasure of the Imagination. The Pleasure of the Imagination. It is in Miltonic blank verse. Later in this age we can talk about the new school. तो new school में कौन कौन से जो राइटर्स थे, पोइट्स थे, उनके बारे में बात करते हैं. बाय द एंड ऑफ द 19th century द पोइट्स हैड कम्प्लीटली abandoned द क्लासिकल ट्रेडिशन. तो अगर 19th century की जो स्टार्टिंग हम कहें 1798 के बाद, ठीक है, तो वहाँ हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने क्लासिकल जो ट्रेडिशन था बिल्कुल छोड़ दिया था. और ब्लेक जो थे वो लास्ट थे जिन्होंने रोमांटिसिज्म फर्स्ट से जो रोमांटिसिज्म उन्होंने स्टार्ट कर दिया था यूज़ करना. सो रॉबर्ट बर्न्स वाज इन न्यू स्कूल एंड विलियम ब्लेक हो गए आपके. रॉबर्ट बर्न्स, हिज पोएम्स पब्लिश्ड इन 1786, द क्वार्टर सैटरडे नाइट, टैमो शांटर, ये वर्क आपका पूछा गया है. लव फॉर नेचर, ह्यूमनिज्म, फेथ इन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एंड लिरिसिज्म. तो ये न्यू स्कूल का जो आइडिया था वो ये सारी चीज़ें फॉलो करते थे. विलियम ब्लेक, फर्स्ट पब्लिकेशन पोइटिकल स्केचेस इन 1783 एंड सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड बुक ऑफ थेल. तो कई बार इसीलिए जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है वो बिल्कुल चेंज था प्रीवियस 18th century से. इसलिए कई बार कई जो लिटरेरी हिस्टोरियंस होते हैं वो 1789 को भी
स्टार्टिंग ऑफ रोमांटिक पीरियड मानते हैं, बट जो एग्ज़ाम पर्पज से हम कहें वो आपका 1798 है, सॉरी, सो 98. The Book of Tale, The French Revolution, The Vision of the Daughters of Albion in 1793, America and Europe, and Blake's Songs of Experience. So these are the works by William Blake. The first book of Origin in 1794, the Book of Ahania, the Book of Loss and the Song of Loss in 1795. Last works Milton and Jerusalem, ये उन्होंने लिखा था. Blake was the romantic not only in passion for liberty but in his love for children, his love for nature, his interest in the medieval and gothic. तो ये सारी चीज़ें जो आप लोगों ने यहाँ पे देखी होंगी, ये सारी किसकी क्वालिटीज़ हैं? ये सभी किसकी हैं? रोमांटिसिज्म की क्वालिटीज़ हैं. So if we talk about the prose of this age, we can take Samuel Johnson, and he worked for the Gentleman's Magazine and the Life of Savage 1744, and he started working on his Dictionary of English Language in 1747. यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था उसको, और उनकी जो डिक्शनरी है उसका जो प्रेफेस है उसमें लिखा गया है, प्रिजर्व द प्योरिटी एंड ascertain the meaning of our English idiom. He contributed in The Rambler, The Idler, and his works are Restless Prince of Abyssinia, the fine edition of Shakespeare in 1765, landmark in literary criticism, ये landmark माना जाता है. A Journey to the Western Islands of Scotland 1775, it's a travel book, ये एक travel book है. मैग्नम ऑपस की बात करें, उनकी जो बेस्ट बुक है ये द लाइफ्स ऑफ पोइट है. इसमें उन्होंने 50 पोइट्स के बारे में लिखा है. अगेन अ मॉन्यूमेंटल वर्क इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म. इसे लिटरेरी क्रिटिसिज्म के फील्ड में भी बहुत अच्छा एक हम कहें प्लेस हासिल है. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर, ड्राइडन, कॉलरेज एंड डॉक्टर जॉनसन. तो सैमुअल जॉनसन को हम ये मानते हैं कि वन ऑफ बेस्ट क्रिटिक भी माना जाता है. And Oliver Goldsmith contributed to the Monthly Review 1757. The Bee, उन्होंने बी पीरियडिकल में वर्क किया था, पीरियडिकल था. The Citizen of the World 6061 and the Public Ledger, and we can say The Citizen of the World, ये उनका फर्स्ट कलेक्शन ऑफ एसेस था. His famous जो एसेस हैं वो हैं आपके ऑन द इंग्लिश कलर्जी एंड द पॉपुलर प्रीचेस. एंड हिस्टोरिकल प्रोज की बात करें हम तो किस किस ने लिखे हैं, तो इसमें एडवर्ड गिबन एंड डेविड ह्यूम दो आते हैं. एडवर्ड गिबन, हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर 1776, एंड डेविड ह्यूम, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड इन 6 वॉल्यूम, द ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर 1739-40, एंड द एसेस मॉरल एंड पॉलिटिकल 1741-42 में पब्लिश हुआ था. So let's talk about the part second. Political prose. Edmund Burke, one of the greatest prose stylists, इन्हें prose stylist के रूप में जाना जाता है. He was passionately attached to Whig parties, और ये Whig parties को इन्होंने ज्वाइन किया था. And his works are a vindication of natural society 1756, the philosophical inquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful. ये वर्क उनका पब्लिश हुआ था 1756 में. अमेरिकन टैक्सेशन इन 1774, एंड ऑन कंसिलिएशन विद द कॉलोनीज 1775, ये उनकी स्पीचेस हैं. एंड ही सपोर्टेड द कॉज ऑफ अमेरिकन कॉलोनीज़. तो जो अमेरिकन कॉलोनीज़ हम कहें कि अमेरिकन हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं ये चीज़ें, तो उन्होंने उसको सपोर्ट किया था. बर्क्स स्पीचेस ऑन द इम्पीचमेंट ऑफ द वॉरेन हेस्टिंग, इसमें उन्होंने कुछ स्पीचेस दी थी. थॉट्स ऑन द कॉज ऑफ प्रेजेंट डिसकंटेंट 1770, रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस इन 1790, a letter to a noble lord in 1795, and letters on regicide peace 1797. Boswell.
बॉसवेल को इसलिए याद रखा जाता है कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बायोग्राफर थे। तो फेमस बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर जॉनसन उन्होंने लिखी थी। और ये पूछा काफ़ी बार गया है कि कौन इनका बायोग्राफर था। लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन इन 1791, द फर्स्ट ग्रेट बायोग्राफी इन लिटरेचर, और ये पहली बायोग्राफी इसे माना जाता है। Letter writers Lady Mary's Watts Montague and Philip Damer Stanhope, Earl of Chesterfield, and Horace Walpole. Gilbert White, he was the first naturalist. His works are The Natural History of Selborne in 1789. The Years of Dr. Johnson, if we talk about the novels, for the novel is a work of fiction in which the imagination and the intellectual combine to express life in form of a story. ये W.J. लॉन्ग ने कही थी न ये बात। और प्रिकर्सर ऑफ नॉवल की बात करें कि जो प्रिकर्सर्स होते हैं, या हम कहें कि जो ये शुरुआत करते हैं किसी वर्क की, तो नॉवल की शुरुआत किसने की थी? मैलरीज मॉर्टिडी ऑथर, नेक्स्ट इज द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, और इसी का सेकंड नेम है द लाइफ ऑफ जैक विल्टन इन 1794। बनियान्स द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन, यही वो वर्क हैं जहाँ से कि वर्क शुरू होते हैं या नॉवेल शुरू होती है। डेफोज, रॉबिन्सन क्रूसो, रिचर्डसन, पामेला, द फर्स्ट वन। अगर हम नॉवेल की बात करें, स्पेशली वुमेन रीडर्स, सो राइटर्स केप्ट इन माइंड द टेस्ट ऑफ वुमेन। तो इस टाइम पे क्योंकि वुमेन रीडर्स जो थी वो ग्रोथ हो रही थी, तो वुमेन के लिए ज़्यादा लिखा जा रहा था। नाउ द क्वेश्चन इज़ वाई नॉवल वॉज पॉपुलर। सो उस टाइम पे नॉवल जो थी वो पॉपुलर क्यों हुई? द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड द न्यू रीडिंग पब्लिक। और यहाँ पे जब हम न्यू रीडिंग पब्लिक की बात करते हैं तो स्पेशली इसमें वुमेन रीडर की बात हो रही है, क्योंकि जो मिडिल क्लास थी वो राइज हो रही थी उस टाइम पे, और उसमें वुमेन जो क्लास थी उसमें एजुकेटेड हो रही थी। डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल रहे थे एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ फॉर्म, और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव लिखा जाता था। न्यू प्रोज स्टाइल, तो सभी उसमें इंटरेस्ट ले रहे थे। द डिक्लाइन ऑफ ड्रामा, और जो ड्रामा था वो धीरे धीरे क्या हो गया था? डिक्लाइन हो गया था। मोस्ट पॉपुलर इन दी रेनेसा। अगर ड्रामा की बात करें हम, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि जो बस रेनेसा था जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो ड्रामा, उस टाइम पे क्या था? हम कहें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। और 18th सेंचुरी में की अगर बात करें तो ये आर्टिफिशियल हो गया था और अननेचुरल हो गया था। मीन्स उसमें इंटरेस्ट लोगों का खोने लगा था। अब बात आती है कि 4 व्हील्स ऑफ नॉवल, तो इसके लिए आपको RSSF मीन्स RSS का फ्लैग, इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोगों को चारों याद हो जाएंगे। चार इसमें 4 व्हील्स की जब बात आती है तो आपको शॉर्टकट याद रखना है RSSF। तो पहला कौन है आपका? रिचर्डसन। तो आर से रिचर्डसन हो गया आपका 89 to 61। इफ रिटन इन एन essay and natural manner suitable to the simplicity of it might possibly introduce a new species of writing and tend to promote the cause of religion and virtue. It was written for Pamela, and Pamela tells the story of the trials, tribulation, and the finally happy marriage of heroine पामेला। तो इसमें सिंपली पामेला की जो स्टोरी है वो आप सेपरेटली भी वॉच कर सकते हैं चैनल पे, पूरी स्टोरी। तो पामेला क्या है आप लोगों का? पामेला एक स्टोरी है। पामेला की जो हीरोइन मीन्स जो वर्क में हीरोइन है पामेला की, उसके बारे में है। और फर्स्ट नॉवल इन दी मॉडर्न सेंस इन दी फॉर्म ऑफ लेटर्स, और ये आपकी एपिस्टोलरी फॉर्म में लिखी गई है। और एपिस्टोलरी फॉर्म में क्या होता है? आप लोगों का लेटर्स से कम्युनिकेशन होता है। तो जब आप इसे पढ़ेंगे या देखेंगे, इस ड्रामा को सुनेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लैरिसा और द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी 1747-48, it was written in 8 volumes. नेक्स्ट इज सर हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग के काफ़ी सारे वर्क्स हैं। जोसेफ एंड्रयू, फर्स्ट नॉवल बाय हिम इन 1742। हेनरी फील्डिंग का पहला वर्क है द जर्नी फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू द नेक्स्ट, एंड द जोनाथन वाइल्ड द ग्रेट द कॉमिक एपिक इन प्रोज इसको कहा जाता है। टॉम जोन्स को कहा जाता है, सॉरी। 1749 हिज ग्रेटेस्ट एंड फाइनेस्ट वर्क। एमिलिया 1751 हिज लास्ट वर्क अ स्टोरी ऑफ अ गुड वाइफ, एंड डायरी वॉइस टू लिस्बन,
एंड ही डाइड इन लिस्बन, और जो हेनरी फील्डिंग हैं उनकी जो डेथ हुई थी वो लिस्बन में हुई थी। सर वॉल्टर स्कॉट कॉल्ड हिम द फादर ऑफ इंग्लिश नावल, और जो वॉल्टर स्कॉट है उन्होंने उनको हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नावल कहा था। टॉबियस स्मॉलेट जो थर्ड हैं, एडवेंचर्स ऑफ रॉड्रिक रैंडम इनका वर्क है। हिज फर्स्ट नावल इट इज़ अ सीरीज ऑफ एडवेंचर्स बाय द हीरो, ये एक सीरीज ऑफ एडवेंचर्स इसमें बताए गए हैं। द एडवेंचर ऑफ पेरेग्राइन पिकल 1750 एंड द एक्सपीडिशन ऑफ हम्फ्री क्लिंकर इन 1771 recounts the adventures of Welsh family in a journey through the England and Scotland. His contribution to novel, अगर उनकी बात करें कौन कौन सी उन्होंने लिखी, सी लाइफ, एपिसोडिक एंड पैनोरामिक नावल, ह्यूमर, फार्स एंड सटायर उन्होंने लिखे हैं। नेक्स्ट इज RSS में आप लोगों को याद रखना है स्टर्न, द लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्टम शैंडी, इट इज़ इन 2 पार्ट्स। A sentimental journey through France and Italy 1768 में पब्लिश हुई थी, and he used brilliant effects in his works and humor and pathos and sentimentalism. Stern is the pioneer of modern impressionism. तो modern impressionism की बात करें तो स्टर्न ने इसको पाइनियर किया था और शुरुआत की थी। Some other novelists of this age are Oliver Goldsmith, The Vicar of Wakefield is his work. We see life like character Primrose इनका बहुत फेमस कैरेक्टर है। क्लासिक कैरेक्टर, फर्स्ट टाइम इंग्लिश डोमेस्टिक लाइफ वॉज पोर्ट्रेड। हेनरी मैकेंजी, ही बिलोंग टू सेंटिमेंटल schools work The Man of Feeling 1771. William Godwin work Caleb Williams और Things as They Are 17 उनका जो वर्क है सेलेब विलियम, इसका सेकंड जो टाइटल है थिंग्स एज दे आर 1794। मिस फैनी बर्ने 1752 to 42, the first of the women novelists. She wrote 4 novels: Evelina, Cecilia, Camellia, The Wanderer 1814. She is the founder of the Tea Table School. उन्होंने टी टेबल स्कूल एक फाउंड किया था। हेनरी मैकेंजी, he belongs to the sentimental school, and famous works are The Man of Fielding 1771, influenced by the Stern's loose structures. The exaggerated morbid emotionalism of the book connects it with the Graveyard School, the precursors to romantic movement. और जो ग्रेवयार्ड स्कूल है उसे precursors to romantic movement भी कहा जाता है। द रिवाइवल ऑफ रोमांस की बात करें इस एज में, द गॉथिक नॉवल और द नॉवल ऑफ टेरर। यहाँ पे गॉथिक नॉवल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसी को द नॉवल ऑफ टेरर कहा जाता है। द पेकुलर प्रोडक्ट ऑफ लेट 18th सेंचुरी, हॉरेस वॉलपोल जिन्होंने इसे शुरू किया था। वॉलपोल्स कास्टल ऑफ ऑटरेंटो फर्स्ट वर्क माना जाता है गॉथिक नॉवल में। बायरन कॉल्ड इट द फर्स्ट रोमांस इन 2 लैंग्वेजेस। Mr. Annie Radcliffe, she was the first famous of terror novelist. 5 elaborate romances by her. Her are 2 most famous, The Mysteries of Adolfo उनका वर्क है and The Italian, ये 2 important वर्क उनके हैं। And we get in plots elements of medievalism, castle, monks, disguises, intrigues and clanking, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। इन्हीं चीज़ों से गॉथिक जो एक इम्पैक्ट आता है, इफेक्ट आता है, वो आ पाता है। हर विलेंस रीअपियर्ड बाय बायरन्स, लारा एंड मैनफ्रेड, और जो एनी रेडक्लिफ है उन्होंने 2 विलेंस की बात की है, लारा एंड मैनफ्रेड में वो बायरन ने रिपीट किया उन्हें। विलियम बैकफोर्ड, द वर्क इज द हिस्ट्री ऑफ द कैलिफ वैक्टक 1786। मैथ्यू लुइस का लुइस द मॉन्क इज द क्रूडेस्ट टेरर नॉवल। अदर नॉवलिस्ट ऑफ द गॉथिक स्कूल आर मिस क्लारा रीव, ओल्ड इंग्लिश बैरन उनका वर्क है, एंड मैचुरिनास द फैटल रिवेंज, एंड मैरी वुंसक्राफ्ट शैली, फ्रैंकस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। सो विद दिस वी एंड दिस लेसन, एंड वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट लेसन इन नेक्स्ट वीडियो. Till then, goodbye, take care.